एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, फर्स्ट क्लास है और आपके अभी जो हाफ ईयरली एग्जाम चले हैं ना, वो आपने बहुत अच्छे से दिए हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट लगभग सारे स्टेट्स में हाफ ईयरली एग्जाम का दौर चल रहा है। कुछ स्टेज मतलब कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे एग्जाम खत्म भी हो गए है ना। छत्तीसगढ़ की बात करें, एमपी बोर्ड की बात करें तो लगभग सारी जगह हाफ ईयरली एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। और आज हम फिजिक्स में उसी एमपी बोर्ड के हाफ ईयरली पेपर का जो है उसका एनालिसिस करेंगे। उसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, जिसमें आप लोगों की लगभग मतलब एमपी बोर्ड वाले कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके कंटिन्यूस कमेंट आए हैं कि मैम सॉल्यूशन दो, और जो हमारे रेगुलर बच्चे हैं उन्होंने भी कहा था कि मैम हमें चाहिए इसके सॉल्यूशन। तो बस मैं आज वही आपको करवाने वाली हूँ, जो आपसे संख्यात्मक प्रश्न जिनको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम उन्हें सॉल्व करेंगे। बहुत दिन बाद आपको मेरे दर्शन हो रहे होंगे। काफी दिनों से मेरे को थोड़ी सी सिकनेस थी, प्रॉब्लम थी, बड़ी मुश्किल से मैडम ठीक हुई है। आप लोगों की दुआओं का ही असर है कह लो। तो बस थैंक यू सो मच बेटा प्रे करने के लिए। हाँ, तो करें स्टार्ट। पेपर बहुत बढ़िया आया था एमपी बोर्ड वाले बच्चों का। मैं तो बिल्कुल दिल से खुश हुई कि नहीं, पेपर बहुत अच्छा आया है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बहुत अच्छे थे। आप क्वेश्चन नंबर 10 जो आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 10 में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है। एक रेडियो है जिससे दो टाइप के बैंड, जिसकी जो आवृत्ति है, एक रेडियो से दो टाइप की आवृत्ति के बैंड संस्वरित होते हैं। मतलब इससे जो तरंगे निकलती हैं, रेडियो स्टेशन से जो तरंगे निकलती हैं, उन तरंगों को हम बोलेंगे ध्वनि तरंगे। ठीक है, इस रेडियो स्टेशन से दो टाइप की आवृत्ति के बैंड की तरंगे निकल रही हैं। पहले की आवृत्ति है 7.5 और दूसरे वाले की जो आवृत्ति है वो है बेटा 12 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, आवृत्ति आपको दी हुई है काय में, मेगाहर्ट्ज में। क्वेश्चन पेपर आपके पास हो तो आप देख सकते हो, अदरवाइज हम कमेंट में या लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, वो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर है ये 10। एक रेडियो से 7.5 और 12 मेगाहर्ट्ज की दो ध्वनि तरंगे एक साथ प्रसारित हो रही हैं, या 7.5 12 मेगाहर्ट्ज की ध्वनि प्रसारित हो रही है। अब इस बैंड की आवृत्ति, यानी कि आवृत्ति को हम कैसे दर्शाते हैं, म्यू से। ये दोनों किसकी वैल्यू है, म्यू की। आपसे पूछा गया है आपसे पूछा गया है कि संगत तरंगदैर्घ्य बैंड क्या होगा। मतलब आपको इन दोनों बैंडों की तरंगदैर्घ्य यानी कि लैम्डा की वैल्यू निकाल कर देनी है। ध्यान से समझना, आपको म्यू का मान दिया हुआ है क्योंकि आवृत्ति के मान है ये दोनों मेगाहर्ट्ज में। आपसे तरंगदैर्घ्य बैंड यानी कि लैम्डा का मान उन्होंने निकालने को बोला है। अब चूंकि दो है तो दोनों को हम अलग अलग मानते हैं, एक है म्यू 1, एक है म्यू 2, तो दूसरा होगा λ1 और λ2। और λ1 और λ2 इन दोनों की वैल्यू आपको निकाल कर देनी है। ऐसे करके करोगे तो थोड़ा सा दिमाग में जल्दी घुसता है, इसलिए मैं कुछ ऐसा आपको समझा रही हूँ। अदरवाइज सिंपल आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। दिया है क्या आपको, दिया है कि पहले वाले बैंड की आवृत्ति है 7.5 मेगाहर्ट्ज, दूसरे वाले बैंड की आवृत्ति है 12 मेगाहर्ट्ज। अब मैं बोलूं कि मेगाहर्ट्ज वाली आवृत्ति का हम क्या करेंगे, हमें इसे हर्ट्ज में बदलना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले में हम जो मात्रक लेते हैं वो क्या होता है, हर्ट्ज। तो मेगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में बदलने के लिए आप क्या करोगे, 7.5 में 10 की पावर 8 का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। 10 की पावर 8, सॉरी 10 की पावर 8 नहीं, 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो ये जो आवृत्ति है ये काय में बदल जाएगी, हर्ट्ज में बदल जाएगी। अब 7.5 मेगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में बदलने के लिए हमने 10 की घात 6 का क्या कर दिया, गुणा, तो ये हर्ट्ज में बदल गया। ठीक इसी प्रकार 12 में भी आप 10 की पावर 6 का गुणा करोगे तो ये भी काय में बदल जाएगी, हर्ट्ज में। इसके बाद एक और चीज जो आपको निकालनी है वो क्या है, λ1 और λ2, इन दोनों की वैल्यू हमें निकाल कर देनी है। संगत तरंगदैर्घ्य बैंड पूछा है ना हमने, तो ये दोनों ही क्या है, संगत तरंगदैर्घ्य बैंड। ठीक है, ये आपको निकाल के देना है। अब
इनको निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, किनको, आवृत्ति को पता करने का जो फॉर्मूला होता है, चूंकि लैम्डा बराबर होता है c अपॉन न्यू, लैम्डा बराबर c अपॉन न्यू, मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल और उसकी आवृत्ति, जो तरंग दैर्घ्य है उसकी आवृत्ति उस तरंग दैर्घ्य के बराबर होगी। तरंग दैर्घ्य का मान निकालना हो तो प्रकाश की चाल में उस तरंग की आवृत्ति का क्या देना पड़ेगा, भाग। तो लैम्डा का मान निकालने के लिए c अपॉन न्यू करना पड़ेगा। चूंकि हम जानते हैं c बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, तो यहाँ जो आप मान रखोगे c का, वो क्या होगा, माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो c का मान आपके पास है, म्यू का मान आपके पास है, लैम्डा का मान हमें निकालना है। अब लैम्डा का मान हमें दो तरीके से निकालना होगा, पहली बार में λ1 का और दूसरी बार में λ2 का। निकाले, चलो। λ1 का मान पता करना हो तो c का मान रखो जो कि सब में एक जैसा है, 3 × 10⁸। न्यू का मान रखो, न्यू इसके लिए क्या हो जाएगा, 𝜇1, और 𝜇1 का मान क्या है, ये लिखा हुआ है 7.5 10⁶ 7.5 × 10⁶। अब एक और काम हम कर सकते हैं कि दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो बढ़ाओ, 3 × 10⁻, क्या हो जाएगा 9, और बटे में क्या बचेगा, 75 × 10⁶। 10⁶ से 10⁹ को काटेंगे तो ऊपर जो बचेगा वो होगा क्या, λ1 बराबर 3 × 10⁻³ और बटे में क्या है 75। क्या हम इनको काट सकते हैं आसानी से, नहीं काट सकते। तो एक काम करो, क्या कि λ1 है, एक जीरो इधर उधार दे दो, 2 जीरो उधार दे दो, या आप इसको सिंपली ऐसा लिख दो कि 3 और 3 जीरो है तो 3 जीरो लगाएं और बटे में क्या है 75। 25 से काटोगे तो 25 3 75, 25 से कम 25 बचा 5, 25 दूनी 50, ऊपर आ गया 120, 3 × 4 12, यानी कि λ1 का मान जो आएगा वो आएगा 40। λ1 की वैल्यू क्या में आएगी, λ1 की वैल्यू आएगी 40। ठीक इसी प्रकार λ2, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको अगर ये फॉर्मूला पता होता तो आप कर लेते। अब अगर आप λ2 का मान निकालें, दूसरे तरंग बैंड की आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, तो λ2 का मान निकालने के लिए c का मान अभी भी वही है, क्या है 3 × 10⁸, लेकिन 𝜇2 का मान, दूसरे वाले के लिए न्यू की जगह क्या आ जाएगा 𝜇2, और 𝜇2 का मान क्या है 12 × 10⁶। सेम वही ट्रिक, 3 × 4 12 और 6 से इसको काटोगे तो ऊपर कितने जीरो बचेंगे, ऊपर बचेंगे 2 जीरो, और नीचे क्या बचा हुआ है 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, λ2 की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 25। मतलब जो आपका आंसर है वो है संगत तरंग दैर्घ्य की जो बैंड होंगे उनकी जो तरंग दैर्घ्य होगी वो होगी 40 और 25, एक 40 और दूसरी 25। बड़ा आसान सा था, ज्यादा कुछ करना नहीं था इसमें, सीधे सीधे आपको रेडियो स्टेशन से प्रसारित होने वाली तरंग की आवृत्ति दी गई थी और आवृत्ति का मान पता था, लेकिन दिया गया था काहे में, मेगाहर्ट्ज में। मेगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में बदलने का सूत्र होता है कि 10⁶ का आप क्या कर देंगे, गुणा, तो हमने कर दिया। और आपको दोनों तरंग दैर्घ्य के बैंड पता करने थे, यानी कि तरंग दैर्घ्य निकालना था। अब तरंग दैर्घ्य निकालना है तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है तरंग दैर्घ्य निकालने का वो होता है c अपॉन न्यू। c जो है वो प्रकाश की चाल है जो कि हर एक के लिए एक जैसी है, और क्या है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और म्यू की जगह पे दोनों के अलग अलग मान दिए हैं, इसलिए हमने दोनों बार अलग अलग मान रखे, काटे पीटे, एक का 40 दूसरे का 25, आंसर हमारा आ गया। आसान था, ज्यादा कुछ करना था नहीं इसमें, फिर भी पता नहीं कुछ बच्चे इसको छोड़ के आ गए कोई बात नहीं। अगला जो क्वेश्चन था बेटा वो था, मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा था चुंबकत्व के लिए गॉस थ्योरम, और इसका अथवा में एक न्यूमेरिकल आया है जो है 100 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली है,
एक कुंडली है जिसका प्रेरकत्व यानी कि L का मान दिया हुआ है आपको 100 हेनरी, और इस कुंडली में बहने वाली धारा है I। ठीक है, ये एक वृत्ताकार कुंडली है। कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व है वो है क्या, 100। कुंडली जनरली ऐसी नहीं होती, ये तो मैडम ऐसे ही बना के तुमको दिखा रही है। कुंडली को हम कैसा बनाते हैं, ऐसा एक वृत्ताकार कुंडली है। इस कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व है वो है 100 हेनरी, और इस कुंडली में बहने वाली धारा है I, और I का मान आपको दिया हुआ है बेटा 4 एम्पियर। 4 एम्पियर की इस कुंडली में धारा बह रही है। आपसे पूछा गया है कि धारा प्रवाहित करने पर इस कुंडली में कितनी ऊर्जा, और ऊर्जा को कैसे दर्शाते हैं, U से, कितनी ऊर्जा संचित होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक कुंडली है, इस कुंडली का स्वप्रेरकत्व या कुंडली का प्रेरकत्व जो है वो 100 हेनरी है, और कुंडली में बहने वाली धारा 4 एम्पियर है। आपसे कुंडली में संचित ऊर्जा का मान पूछा गया है, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा MP बोर्ड में। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं करना, लेकिन अगर आपसे फॉर्मूला बनता है तो आप कर पाओगे, नहीं बनता तो नहीं कर पाओगे। L का मान दिया हुआ है 100, I का मान दिया हुआ है 4 एम्पियर, 4 एम्पियर, और U का मान आपसे निकालने को बोला है। चूंकि हम जानते हैं कि ऊर्जा यानी कि U का जो फॉर्मूला होता है 1/2 Li² होता है। ठीक है, 1/2 Li², ये U का सूत्र है, और ये आपको करना पड़ेगा। याद नहीं किए हो तो फॉर्मूला याद कर लेना कि किसी भी कुंडली में संचित ऊर्जा जो होती है वो होती है U बराबर 1/2 Li²। सिंपली मान रखो, L का मान दिया हुआ है 100, और I का मान दिया हुआ है 4, लेकिन 4 का क्या है, स्क्वायर। अब ऊपर कुछ नहीं, 100 गुणित 4 चौक 16, और बटे में क्या है 2, 2 अट्ठे 16, 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 800, लेकिन ऊर्जा का मात्रक काय में होता है, जूल में, तो उस कुंडली में संचित ऊर्जा होगी 800 जूल। कितना आसान था ना, इसीलिए तो इस क्वेश्चन को उसने 2 नंबर में दिया था। कितने नंबर में, इसके पहले वाला क्वेश्चन भी 2 मार्कर में पूछा है जो सब स्टेशन वाला था, और दूसरा नंबर ये जो क्वेश्चन मैंने अभी करवाया ये भी 2 मार्किंग में था। आसान था, लेकिन तब बनता जब आपको ये फॉर्मूला पता होता। अगर ये फॉर्मूला पता था तो आप कर देते आसानी से, नहीं पता है तो जनरली बच्चे स्किप करके निकल जाते हैं, उनको स्किप करना ज्यादा आसान लगता है। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग बात थी इस पेपर में कि एक क्वेश्चन डबल बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 16, 2 मार्कर और 3 मार्कर क्वेश्चन सेम थे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का समीकरण जो था, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण आपको वो लिख के देना था, और जो अगला क्वेश्चन था वो भी सेम यही कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की विशेषताएं लिखिए। और मैंने उसी दिन करवाया था क्लास में, मेरी ऑफलाइन क्लास में, जिस दिन ये पेपर हुआ था, जस्ट उसके एक दिन पहले, तो बच्चे तो करके आ गए होंगे। ठीक है, आपने किया है या नहीं कमेंट करके बताना। मैडम का स्वास्थ्य थोड़ा सा अभी भी ठीक नहीं हुआ है, तो आवाज को थोड़ा सा इग्नोर करना, थोड़ी सी खरखराहट होगी अभी आवाज में, लेकिन इट्स ओके, पढ़ना है तो सब चलता है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 आपका, जो कि है तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। इसके पहले ना मेरे को ये साफ करना पड़ेगा। तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। ठीक है, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, हर एक फेरे की त्रिज्या जो है वो है 8 सेंटीमीटर, और इनमें 0.40 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या होगा। ये है 3 नंबर वाला क्वेश्चन, और क्वेश्चन का नंबर है 14। ठीक है, 3 मार्कर में क्वेश्चन नंबर 14 है। तार की एक वृत्ताकार कुंडली है, इस वृत्ताकार कुंडली में जो है वो 100 फेरे हैं, मतलब n का मान कितना है बेटा, 100। प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर,
प्रत्येक फेरे की जो त्रिज्या है, त्रिज्या वो है r और वो है 8 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, त्रिज्या काय में दिया है, सेंटीमीटर में, जबकि हम जो निकालते हैं वो निकालते हैं मीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में। और इस इनमें मतलब हर एक फेरे में जो धारा बह रही है आई, वो बह रही है 0.40 एम्पियर की जो है वो धारा इनमें बह रही है। तो बोलते कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी का मान आपको निकालना है। जिस बच्चे ने अभी मैंने एक बार सॉल्यूशन करवाया था, मतलब अभी जब हम पढ़ा रहे थे प्रीवियस लेक्चर्स में, मैंने एक क्वेश्चन करवाया था वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकत्व वाला जो चैप्टर है उसमें, उससे ये क्वेश्चन पूछा है बेटा कि अगर आपको वो जो हमने वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन किया था वो अगर आपने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, अदरवाइज आप लोग छोड़ दोगे। और इंटरेस्टिंग ये है कि इसके अथवा में इसी के जैसा क्वेश्चन आया है, तो छोड़ने का तो ऑप्शन ही नहीं है ना। तो बेटर है कि कर लो, छोड़ने से कुछ नहीं होता। दिया है वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या 100, कुंडली में बहने वाली धारा 0.40 एम्पियर, कुंडली के प्रत्येक फेरे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। भाग देंगे मतलब 100 को जब ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात -2 मीटर आप इसको लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए अगर ये 8 मीटर में होता तो सेंटीमीटर में आप सिंपल लिख देते 800 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए उसी 100 का हम भाग देते हैं, और इस 100 को जब मैं ऊपर भेजूं तो -2 का हम गुणा करके लिख सकते हैं। 12वीं के बच्चे हैं, इतना तो हमें आता होगा, है ना। अब आगे आपको दिया है क्या, नहीं दिया कुछ नहीं है, अब बोला है सीधे सीधे कि भैया हमको बी की वैल्यू जो है वो निकाल के आप दे दो, है ना। आप जानते हो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, नहीं जानते हैं मैडम, जान लो कि b बराबर होता है μ0/4 पाई 2π/Ni/r। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र जो है उसका फॉर्मूला होता है μ0/4 2π/Ni/r। पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, है ना। जब इस फॉर्मूले को हम ध्यान से देखें तो हम जानते हैं कि b बराबर μ0/4 की वैल्यू होती है बेटा 10 की पावर -7, μ0 की वैल्यू होती है 4 इंटू 10 की पावर 7, और μ0/4 की वैल्यू होती है 10 की पावर -7, इंटू में है 2, इंटू में पाई है और पाई का मान होता है 3.14, इंटू में n है, n का मान दिया हुआ है 100, इंटू में i है, i का मान दिया हुआ है 0.4, पाद वाले जीरो की वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है 0.4, और बटे में है बेटा r, और r की वैल्यू आपको दी हुई है 8 गुणित 10 की पावर -2। पूरा उतार दो और छोड़ दो, बस आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, काटना पड़ेगा, और काटना तुम लोगों के बस का है नहीं। मैथ्स वाले बच्चों को बड़ा मजा आता है, बायो वाले बच्चों को बड़ी खिसियाट होती है, बहुत ज्यादा, है ना। काटो, कैसे काट सकते हैं, तो सबसे पहले ना इसको थोड़ा सा आसान बनाते हैं। 10 की पावर -2 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर +2 हो जाएगी, और +2 का मतलब क्या होगा कि +2 का मतलब होगा कि जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये घात 1 कम हो जाएगी, 1 कम मतलब 2 घटाओगे इसमें से तो क्या हो जाएगा, -5 बचेगा, इंटू में 2 है, इंटू में 3.14 है, इंटू में 100 है, इंटू में है 4 दशमलव हटाओगे तो बटे में आ जाएगा 10, और इंटू में है यहाँ क्या 8, 2 चौ होता है 8, 4 से इसको काटो तो 4, और 1 शून्य से 1 शून्य काट दो, 1 शून्य से 1 शून्य को उड़ा दो, तो 1 शून्य आप इधर भेज दो, 1 शून्य जब इधर भेजोगे तो 1 शून्य की यहाँ कमी हो जाएगी, तो b बराबर हो जाएगा 10 की पावर प्लस है, ये माइनस है, माइनस वाले का निशान आएगा, 10 की पावर -4 बचेगा, और इंटू में इधर अब कुछ नहीं बचा है, क्या है बेटा 3.14, या आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि 3.14 गुणित 10 की घात -4,
ये होगा आपका चुंबकीय क्षेत्र। क्या पूछा था क्वेश्चन पेपर में, एक मिनट मेरा क्वेश्चन पेपर ही घूम गया, 3.14 चुंबकीय क्षेत्र। तार की वृत्ताकार कुंडली जो है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र का मान, जिसका मात्रक होता है काय में, टेस्ला में। काटना पीटना बस मेन है, अदरवाइज आप कर लेंगे। देखो आसान बनाने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले इस -2 को जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो +2 का हो जाता है। +2 से माइनस वाले में से प्लस वाले को घटाओगे तो माइनस का निशान, और माइनस के निशान के साथ क्या बचेगा, 7 में से 2 गया तो 5। अब 2 यहाँ है, 3.14 है, 100 भी है, 4 बचा है, दशमलव हटाने के लिए नीचे हमने एक 0 बढ़ा दिया। एक शून्य से एक शून्य को उड़ाया, 2 से 8 को उड़ाया, 4 से 4 को उड़ाया, और जो बचा उसको लिख दिया। लेकिन एक 0 एक्स्ट्रा था, घात प्लस में है, इसकी घात माइनस में, फिर से की घटाओगे तो ये संख्या कम होते जाती है, माइनस वाली जब प्लस वाली घटाते जाते हैं तो। फिर इसके बाद आपने देखा कि एक शून्य इसके कारण कम हुआ तो 10 की घात कितनी बची, 4, इंटू में 3.14, इसको मैंने पलट के लिख दिया है। यही उस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जो है उसकी वैल्यू है, चुंबकीय क्षेत्र का मान है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 14, और इसका अथवा हम सॉल्व करेंगे। और अथवा वाला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि कोई परिनालिका है जिसकी लंबाई है 0.5 मीटर। कोई परिनालिका है और इस परिनालिका की लंबाई है कितनी, 0.5 मीटर। लंबाई है बेटा 0.5 मीटर, और ये परिनालिका तब बनी जब इसमें आपने फेरे लपेटे होंगे। ठीक है। अब इस परिनालिका की जो त्रिज्या है वो है r, और r का मान दिया हुआ है आपको 1 सेंटीमीटर। और इस परिनालिका में फेरों की संख्या, ये जो आपने फेरे लपेट के रखे हो, इन फेरों की संख्या है बेटा 500 में 500 फेरे हैं, जिसकी लंबाई 0.5 मीटर, 1 सेंटीमीटर, और ऐसे इसके पास कितने फेरे हैं, 500 फेरे। इसमें 5 एम्पियर की धारा बह रही है, 5 एम्पियर की धारा बह रही है। तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, इस परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र यानी कि B का परिमाण क्या होगा। सबसे पहले तो दिया क्या है, दिया है L बराबर 0.5 मीटर और R बराबर 1 सेंटीमीटर। ये दोनों मान को देख के आप ये बोल सकते हो कि इसकी लंबाई अगर इतनी है और एक फेरे की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, और ऐसे इसके पास कितने फेरे हैं, 500 फेरे, तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी होगी, फेरों की संख्या, जितना भी इसमें क्षेत्रफल है ना, जितनी भी ये लंबी है, उस पूरी लंबाई में कुल फेरों की संख्या इसके पास कितनी होगी, कितनी होगी। तो n का मान दिया हुआ था 500, जबकि लंबाई है कितनी इसके पास, 0.5। 0.5 से 500 को काटना हो तो दशमलव हटा के एक शून्य बढ़ाओ, एक शून्य ऊपर बढ़ेगा, नीचे बचेगा 5, 5 से इसको काटोगे तो 1000। यानी कि जितनी लंबी ये परिनालिका है उस लंबाई के हिसाब से इसके पास टोटल फेरे कितने होंगे, 1000 फेरे प्रति एकांक लंबाई। ये पता क्यों किए, क्योंकि आपके फॉर्मूले में ना L लगेगा ना R लगेगा, हमें लगेगा क्या, n, और n का मान मतलब जितनी भी लंबी परिनालिका है उस लंबाई में एक्चुअल में इसके पास कितने फेरे होने चाहिए, 1000। अब जब 1000 मिल जाए तब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है b का मान। और b का मान पता करना हो यहाँ नहीं लिखते, हमें निकालना है बेटा क्या, v का मान। और b का मान पता करने के लिए यहाँ होता है फॉर्मूला म्यू नॉट एंड आई, म्यू नॉट एंड आई। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, अब भी मैंने बताया था, देखो b बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई।
म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 10 की पावर -7। तो सिर्फ म्यू नॉट की वैल्यू निकालने के लिए 4 पाई का पक्षांतर कर दो, यानी कि म्यू नॉट की वैल्यू होगी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। b बराबर 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू n की वैल्यू है 1000 इंटू आई की वैल्यू है 5। अब आप मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14, 10 की घात -7, 1000, 5, 3 जीरो कम कर दो, 3 जीरो कम करोगे तो 4 गुणित 3.14, 10 की घात 3 जीरो कम किए तो कितना हो गया 4 गुणित 5। सबसे पहले यहाँ हमने 3 शून्य कम किए, 4 गुणित 3.14 गुणित इसके 3 जीरो कम किए तो 10 की घात कितना बचा -4 इंटू में क्या है 5। जब आप ये दशमलव हटाओगे तो बटे में 2 जीरो बढ़ा दोगे, और ये दो जीरो बढ़े हुए 2 जीरो हैं, इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6280 इंटू में है 10 की पावर -4 का एक जीरो और नीचे बढ़ा दे तो क्या होगा, ये 100 है, और एक जीरो नीचे पहुंचा दिए तो यहाँ सिर्फ 3 बचेगा, क्योंकि यहाँ 4 डिजिट है ना, हमें भी 4 चाहिए। 3 शून्य से इसको जब काटोगे तो 3 संख्या के बाद क्या आ जाएगा 6.280, और इंटू में है 10 की पावर -3। जितनी छोटी से छोटी संख्या ला सकते हो लाओ, और यही है आपका विद्युत क्षेत्र उस परिनालिका के भीतर, और जिसका मान होगा 6.280 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, चलिए आज हमने क्या किए, आज हमने 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो आपसे एमपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन स्पेशली समझना है तो कमेंट कर देना, वरना अब मैं रेगुलर क्लासेस चालू कर दूंगी जो हमारी रेगुलर चल रही थी। और अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ बेटा या तो किरण प्रकाश की या फिर प्रत्यावर्ती धारा। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताओ दोनों में से कौन सा चैप्टर आपको अच्छे से समझना है। अब मैं वही एक्सप्लेन करूंगी आपको, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और हमारा शेड्यूल भी थोड़ा सा बिजी हो गया है ऑफलाइन में। तो आई होप आपको जो ये चारों क्वेश्चन पूछे गए थे वो अच्छे से समझ में आए होंगे। इनसे रिलेट करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम में न्यूमेरिकल आने के चांसेस है। ठीक है, और वो आपको चीख चीख के ये बात बता रहा है, कौन, एमपी बोर्ड, और बाकी बोर्ड में भी आप अपने अनुसार देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चीजें समझ में आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे।